पर ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है और इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता देता हूं कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू attract the shared pair of electron towards itself। इसका क्या मतलब है अभी जरा देखिए। पर इसका मतलब ये है कि सपोज एक बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये कोवेलेंट बॉन्ड है, राइट। इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। आपको पता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। अब बेटा जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है ना, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो एक हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन, क्या बॉन्ड बनने के बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में ही रहेगा? तो उस चीज को जरा देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियर पुल इसके पास एक प्रोटॉन है, क्लोरीन है 17 प्रोटॉन्स। तो अब आप जरा खुद सोचें कि किसका न्यूक्लियर पुल, किसकी जो प्रोटॉन या न्यूक्लियर पुल जो है किस एटम का ज्यादा है। जाहिरी बात है जिसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। तो इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। हाइड्रोजन भी चाह रहा है कि मैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, लेकिन होगा ये कि जो क्लोरीन है वो इस पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, थोड़ा सा ड्रैग करेगा और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रैग हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास न्यूक्लियर पुल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर। अब इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़े से क्लोरीन की तरफ चले गए हैं, टुवर्ड्स क्लोरीन। तो इसलिए मैं क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज डालता हूं स्लाइटली, ये जो सिंबल है ये स्लाइटली का सिंबल है, डेल्टा। इसको बोलते कैसे, स्लाइटली या पार्शियली नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े से क्लोरीन की तरफ आ गए हैं, और हाइड्रोजन वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। ऐसे मॉलिक्यूल को बेटा क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। देखें ये जो HCl है ना, अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। पोलर मॉलिक्यूल ये होता है जिसमें सेपरेशन ऑफ चार्जेस है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस आप देख सकते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ गया है, हाइड्रोजन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया है, और दोनों चार्जेस ऑपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट हैं। तो व्हाट इज अ पोलर मॉलिक्यूल? इन पोलर मॉलिक्यूल देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। किस वजह से ये हुआ? क्यों क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और क्यों हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आया? उसकी रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन के पास इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो पोलर मॉलिक्यूल कब बनता है और क्यों बनता है और होता क्या है? तो पोलर मॉलिक्यूल में सेपरेशन ऑफ चार्जेस होगा, और सेपरेशन ऑफ चार्जेस क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंस in electronegativity. En stands for electronegativity between two covalently bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उस वजह से मॉलिक्यूल्स आपके पोलर बन जाते हैं। पोल्स का मतलब है कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आपको मिलेंगे। एक साइड मोर पॉजिटिव होगी, दूसरी साइड मोर नेगेटिव होगी। इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, अब बेटा यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पहले ट्रेंड बता दूं और फिर हम मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जरा आप देख लें कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अब मतलब ये समझें कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, दैट एलिमेंट वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा अगर आप सेकंड पीरियड में जाएं, इन सेकंड पीरियड तो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नोबल गैसेस को आप निकाल दें वो बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा, ये बात ध्यान में रखिए, आपको पता भी होगा आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने डिटेल से पढ़ा है कि जो पीरियड्स होते हैं उसमें शेल चेंज नहीं हो रही होती। इन सब के पास दो दो शेल हैं, लिथियम के पास भी दो शेल हैं, बेरिलियम के पास भी दो शेल हैं, बोरॉन के पास भी, कार्बन के पास भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इन सब के पास नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। लेकिन अगर आप ये नोट करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ क्या हो रहा है, तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स, 4, 5, 6, 7, 8 प्रोटॉन और 9 प्रोटॉन। देखिए साइज सेम है, मतलब शील्डिंग, जिन बच्चों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है वो कह सकते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, लेकिन न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों इंक्रीज हो रही है? आप कहेंगे यहां साइज तो ऑलमोस्ट सेम, या साइज उल्टा स्मॉल हो रहा है। आपको पता है ना कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है तो एटम का जो साइज है वो थोड़ा सा स्मॉल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की रीजन ये है कि न्यूक्लियर पुल यहां पर बढ़ रहा है। तो EN स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? मैं यहां रिलेशन बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने प्रोटॉन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी बढ़ेगी। तो इसलिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का? कि एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान, एक बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। बेटा देखें, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका न्यूक्लियर पुल ज्यादा है। तो फ्लोरीन जो है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कितना अट्रैक्ट करेगा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने ना ज्यादा क्लोज किए हैं फ्लोरीन के, मोर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। जबकि वाटर के केस में देखिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास न्यूक्लियर पुल फ्लोरीन से कम है ना, इट हैज 8 प्रोटॉन्स, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेगा जितना स्ट्रांगली फ्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये देखिए बेटा, मैंने इसलिए इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी वैल्यूज भी बेटा आपको अब वो क्वेश्चन में देगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए ना जो हमारे पास स्केल है वो 4 है। हम 4 में से वैल्यूज असाइन करेंगे, और ये एक साइंटिस्ट ने असाइन किया था। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कैसे ये स्केल बना, आप सिर्फ ये याद रखेंगे कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है EN वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये आउट ऑफ 4 होगी बेटा, आउट ऑफ 4। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 आउट ऑफ 4 है, 4.0। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अब 0.5 आप कम करते जाएं, 3.5, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है आउट ऑफ 4। नाइट्रोजन की 0.5 मजीद कम कर दें, 3.0। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5, बोरॉन की 2.0, बेरिलियम की 1.5 और लिथियम की 1.0। तो दीज आर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से बढ़ रही हैं, ठीक है। अब बेटा जरा जल्दी से हम ग्रुप्स में भी देख लेते हैं कि ग्रुप में क्या हो रहा है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी या कम होगी, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, क्लोरीन हैज 3 शेल। इसके बाद बेटा आ जाएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन हैज 4 शेल। और अगर आप न्यूक्लियर पुल की बात करें ना, तो न्यूक्लियर पुल जरा देखिएगा, फ्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन्स, क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन्स, ब्रोमीन हैज 35 प्रोटॉन्स। आपके ख्याल में अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? भाई ये बता दें, ईमान आमिर आप जरा आंसर दें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज। क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं।
लेकिन वो बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है ना। गुड गुड। अब मैं आपको यहाँ पर एक और फैक्टर भी बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक बताया भाई। ये देखें इधर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से बिल्कुल बढ़ती है। ये देखिए मैंने ऊपर रिलेशन बताया है, इसको आपने याद रखना है, भूलना नहीं है कि पीरियड में आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। लेकिन अब यहां पर देखें कि जिन बच्चों के पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो भी जरा समझ लें बेटा। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आयोनाइजेशन एनर्जी में भी आपको हेल्प करता है। ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड इन द सेकंड शेल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये बेटा क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये अरेंज। ब्रोमीन के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 8 और फोर्थ शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा एक चीज जरा समझे, मुझे ये बताएं कि जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस है जो मैंने येलो कलर से मार्क किया। फ्लोरीन के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? The electrons which are present between the nucleus and valence electron is called shielding electrons. Shielding electrons आपने मुझे बताने, shielding electrons are those electrons which are present between the nucleus and valence electron. बेटा फ्लोरीन के केस में बताएंगे कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? शाबाश, 2 हैं। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये वाले जो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान आ रहे हैं। क्लोरीन के केस में शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। यस, 1 2 3 4 5 6। देखें मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके दरमियान आपने देखना है बेटा, इसके दरमियान आप देखिए, आपको नजर आ रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ब्रोमीन के केस में बताएं इसी तरीके से शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सेंटर में न्यूक्लियस है। तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? 18। 18। तो अब मुझे ये बताएं कि ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रुप बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? जी बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं ना। और दूसरी चीज ये बताएं कि शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन का क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं? जी बेटा सोचें, डिक्रीज कर रहे हैं बेटा। देखें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा इन केस ऑफ ब्रोमीन। आप जरा ब्रोमीन का न्यूक्लियस देखें और ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, तो इस न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कितनी लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही हैं? इलेक्ट्रॉन की 3 लेयर्स आ रही हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो ये 3 शेल्स आ रही हैं बिटवीन द ब्रोमीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियर पुल के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं या वीक कर रहे हैं। तो बेटा आप 2 फैक्टर याद रखिएगा। पहला फैक्टर, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं ना, डाउन द ग्रुप, एक तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। और बेटा दूसरी चीज, ऊपर से नीचे जब आप मूव करते हैं तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। तो ये दोनों फैक्टर क्या करेंगे आप बताएं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की के फैक्टर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे बेटा? ये 2 फैक्टर्स। जी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इन 2 फैक्टर्स की वजह से? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। देखें अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे हैं, 9 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन, बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो एटॉमिक साइज है और जो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 फैक्टर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इफेक्ट को कट डाउन कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो इंक्रीजिंग, देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप।
अच्छा, आपसे ना इसका ट्रेंड नहीं पूछता बेटा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए मैंने समझा दिया है। अब आपने ये याद रखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ये टॉप 3 एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब बेटा हम आ जाते हैं आईएमएफ के, बल्कि पोलर और नॉन पोलर के ऊपर पहले आ जाते हैं और फिर हम आईएमएफ की बात करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन two same atoms make a covalent bond, that bond would be non-polar. Non-polar क्या मतलब है जी इसका? देखें, जब दो सेम एटम्स बॉन्ड बनाएंगे, फॉर एग्जांपल बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन द टू क्लोरीन एटम्स, ईच क्लोरीन हैज 17 प्रोटॉन्स। बेटा देखें, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, दूसरे क्लोरीन की भी 3.0, क्लोरीन की भी 3 होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जस्ट लाइक नाइट्रोजन। अब देखिए यहां पर दोनों के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी सेम है। इट मींस कि अब कोई भी एटम इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो दिस बॉन्ड वुड बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर है, इसमें कहीं पर भी आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन नहीं मिलेगा, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से H2, दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बेटा बॉन्ड है, हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। आपको याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपको याद नहीं करनी। तो देखें, अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो क्या आएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0। तो व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, योर बॉन्ड वुड बी नॉन पोलर। तो ये पॉइंट भी बेटा नोट कर लें कि व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between two covalently bonded atoms, then bond would be non-polar covalent bond। फिर आपका बॉन्ड नॉन पोलर होगा, किसी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, आगे चलो। पोलर, आपको नॉन पोलर की समझ आ गई ना कि नॉन पोलर बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता। अब मैं एक और पॉइंट आपको लिखवाने लगा हूं, वो जरा देखिएगा। If the difference between the electronegativity, second point सुने, if the difference of electronegativity between two covalently bonded atom is less than 0.5, then we consider it non-polar molecule। फॉर एग्जाम्पल जी मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं। एक बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट, सपोज ये है आपके पास ना, मैं आपको वैल्यूज भी देता हूं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो कार्बन इज 2.5, हाइड्रोजन इज 2.1। वैसे वैल्यूज देख के बताएं विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू आप बता सकते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा है, और इसके प्रोटॉन भी ज्यादा है, 6 प्रोटॉन है। तो कार्बन के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आता है पॉजिटिव। असल में तो ये बॉन्ड पोलर है, कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस तो है, लेकिन मुझे बताएं इसका डिफरेंस कितना है, जरा 2.5 माइनस 2.1 करके देखिए कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है, कितना इसमें डिफरेंस आ रहा है जी, बताएं शाबाश। 0.4। तो इतना ये जो डिफरेंस है ना बेटा 0.4 का, ये इतना स्मॉल है कि हम इस मॉलिक्यूल को नॉन पोलर ही डिक्लेयर कर देते हैं कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये याद रखें कि अगर डिफरेंस 0.5 से कम हो, आपको वैल्यू भी याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस ये याद रखें कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, उनको हम नॉन पोलर ही कंसिडर करते हैं। आप कहेंगे क्यों सर, यहां तो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड नहीं है, डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड है। तो इसका आंसर क्या होगा, है डिफरेंट एटम्स के दरमियान, लेकिन डिफरेंस इतना कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि ऑलमोस्ट नॉन पोलर ही बन जाता है। तीसरा पॉइंट बेटा देखें,
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होगा 0.5 से, तो दैट मॉलिक्यूल वुड बी पोलर। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको सारी करवा देता हूं। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब देखिए आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ना भी हो ना बेटा, अगर वैल्यू ना भी हो तो ऐसे आपने नोट करना है। फ्लोरीन के नजदीक कौन है ज्यादा जी? ऑक्सीजन इज नियरर टू द फ्लोरीन एज कंपेयर टू कार्बन। तो जो एलिमेंट्स फ्लोरीन के नजदीक होंगे वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। या आप न्यूक्लियर पुल देख लें, ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन, कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, तो ऑक्सीजन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जोन से एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, उनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव का साइन आपने डालना है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा। ऑक्सीजन वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। तो दिस मॉलिक्यूल वुड बी पोलर, क्योंकि इसमें पोल्स बन रहे हैं। इसी तरीके से बेटा वाटर को आप देख लें, H2O, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। अच्छा बेटा, अब आ जाते हैं थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर, कि आपको ऐसे मॉलिक्यूल्स में बताऊंगा जो देखने में तो पोलर लग रहे हैं लेकिन असल में वो नॉन पोलर बन जाते हैं। वो जरा देखिएगा जल्दी से। पहली एग्जांपल मैं उसमें आपको कराता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर आप इनके इंडिविजुअल बॉन्ड्स को देखें तो देखें ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना यहां पर, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव। इसी तरीके से बेटा ये जो लेफ्ट साइड पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है, ये भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो दिस वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। अब अगर आप बात करते हैं ना इंडिविजुअल बॉन्ड्स की, तो बेटा दिस बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। ये पोलर बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोल्स बन रहे हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं बेटा इस बॉन्ड की, तो ये भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि इसमें पोल्स बन रहे हैं। तो इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। लेकिन ओवरऑल बेटा आप देखें, ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। क्यों? मैं रीजन बता देता हूं। ओवरऑल दिस मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। उसकी रीजन देखिएगा बेटा, बॉन्ड्स आर पोलर, ये भी मैं लिख देता हूं कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स आर पोलर। अब बेटा रीजन ये है कि ऑक्सीजन देखें कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, जो राइट साइड पर ऑक्सीजन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पर अट्रैक्ट कर रहा है। जो लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड पर अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन एक रूल जरा जहन में रखें, ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट ईच अदर। ये बेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसल्स आउट ईच अदर। अब बेटा देखें दोनों साइड पर जो फोर्सेस लग रही है ना, ऑक्सीजन खींच रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों साइड पर ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये टू इक्वल फोर्सेस हुई और ऑपोजिट भी हैं। तो टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, आपका मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या बन जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें दो फोर्सेस ऑपोजिट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। जरा देखिएगा बेटा, मैं आपको इसमें एग्जांपल देता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर। ये बेटा देखिएगा, आपको मैं ये बता देता हूं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, अब कोई बच्चे ये कह रहे होंगे सर कैसे पता चला, तो आपको एक और निशानी भी बता देता हूं। अगर उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ना भी दी हो, लोन पेयर का होना, जिस एलिमेंट के पास लोन पेयर होते हैं ना और जिस एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं होते, अब आपने देखना है कि जी कौन इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जिसके पास लोन पेयर होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन अदर। तो कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके बॉन्ड में इन्वॉल्व है। लोन पेयर जिनको नहीं पता सुन लें, लोन पेयर्स बेटा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं लेकिन बॉन्ड नहीं बना रहे होते। जिस तरह के ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, बाकी 4 बॉन्ड नहीं बना रहे, तो ये आप इनको लोन पेयर कहते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर अट्रैक्ट करेगा। दिस वुड बी स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव।
सल्फर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस साइड पर अट्रैक्ट करेगा, सल्फर इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। अब मुझे आप ये बताएं कि ये दोनों फोर्सेस क्या ऑपोजिट हैं? बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ऑक्सीजन राइट साइड पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और सल्फर लेफ्ट साइड पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। लेकिन क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है बेटा। ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कुछ और है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कुछ और है, क्योंकि दोनों के साइजेस सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल तो ना हुई ना बेटा। तो क्या ये कैंसिल आउट होंगी या नहीं होंगी? बताएं शाबाश। क्या ये कैंसिल आउट होंगी बेटा दो फोर्सेस? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होंगी। तो इस मॉलिक्यूल को आपने पोलर मॉलिक्यूल कहना है। अब मैं आपको ना बाद में एक सिंपल सी निशानी भी बता दूंगा, लेकिन पहले इस तरीके से भी समझ लें। अब मैं आता हूं बेटा, अच्छा ये भी देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर। ये बात ठीक है ना? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर देखें फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो रही, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं, तो एक मॉलिक्यूल पोलर हो गया और एक नॉन पोलर। बेटा इसको समझना इसलिए लाजमी है कि आगे जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा आना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं थोड़ी सी मजीद एग्जांपल्स आपको कराता हूं, फिर हम आईएमएफ पर आएंगे। अच्छा अब देखें BF3 के अंदर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और BFCl। बेटा एक पहले आप ना वो नोट सुन लें और उसको लिख भी लें, मैं उसको लिखवा भी देता हूं, पहले सुन लें। कौन से मॉलिक्यूल्स को आप, हालांकि देखिए अगर इंडिविजुअल पहले इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं, बोरॉन एंड फ्लोरीन जहां पर आ जाए तो आंखें बंद करके कहें बेटा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि पूरे प्रोडक्ट टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पर नेगेटिव साइन आएगा, बोरॉन पर पॉजिटिव। मतलब फ्लोरीन जो है बोरॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये अब आप यहां पर देखें तो यहां पर भी ऐसी होगा बेटा, ये BF3। अच्छा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है ना फ्लोरीन के बिल्कुल नीचे आता है बेटा, बोरॉन तो इतना दूर है, तो जो एलिमेंट्स फ्लोरीन के नजदीक होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। तो बोरॉन पर पॉजिटिव साइन आएगा। ये मैं जो इस तरह के एरो बनाता हूं, इस एरो का मतलब होता है डायपोल मूवमेंट, या इलेक्ट्रॉन इस साइड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। फ्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है और क्लोरीन जो है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब बेटा यहां पर ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ये मॉलिक्यूल पोलर है। क्यों है उसकी रीजन मैं भी आपको बता देता हूं, लेकिन पहले एक नोट मैं आपको बता देता हूं, वो पहले सुन लें बेटा। अगर कोई आपके पास मॉलिक्यूल आ जाए और आपने उसकी पोलैरिटी बतानी हो, ठीक है, तो आप एक तो ये चीज चेक कर लिया करें कि आया वो जो मॉलिक्यूल है, अच्छा बोरॉन थर्ड ग्रुप में है राइट, उसका डॉट एंड क्रॉस बना लिया करें। जो भी मॉलिक्यूल है उसका डॉट एंड क्रॉस बनाए पहले। डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद ऐसे, डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद ये बेटा चेक किया करें कि आया जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम उसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। आप जरा देखें, बोरॉन के पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आ रहा जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, कोई भी नहीं है बेटा। तो सेंट्रल एटम डज नॉट हैव अ लोन पेयर, सेंट्रल एटम डज नॉट हैज अ लोन पेयर। सेंट्रल एटम के पास बेटा लोन पेयर नहीं है, पहली चीज। और क्या सराउंडिंग एटम सारे सेम है? बोरॉन के तीनों एटम्स देखें एक जैसे हैं ना। एंड इफ द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, if the surrounding atoms are same, then that molecule would be non-polar. That molecule would be non-polar. अच्छा ये फिर सुन ले बेटा, मैंने क्या लिखा है। अगर आपने किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बतानी है कि आया ये ओवरऑल नॉन पोलर है या नहीं, इंडिविजुअल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात, उसका डॉट एंड क्रॉस बनाएं। डॉट एंड क्रॉस बनाने के बाद उसका सेंट्रल एटम देखें, क्या सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है या नहीं है। तो सेंट्रल एटम के पास आपको कोई लोन पेयर नहीं दिख रहा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, क्या सराउंडिंग एटम सारे के सारे एक जैसे हैं?
यस, एक जैसे हैं, तीनों फ्लोरीन्स हैं। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो आप कह दें आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। अच्छा, क्यों होता है ऐसे, अब उसकी रीजन समझ लें। इसलिए होता है बेटा, यहां पर हम इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूल इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी फिजिक्स बेटा यूज होगी, जरा गौर से देखिएगा। फ्लोरीन जो है, अच्छा ये फ्लोरीन नंबर 1 है, मैं इसको ऐसी नंबरिंग दे देता हूं 1 2 और 3। बेटा ये जो फ्लोरीन नंबर 1 है और जो फ्लोरीन नंबर 2 है, ये दोनों फ्लोरीन्स जो है ना बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने एरोज ड्रॉ की हैं। फ्लोरीन 1 और फ्लोरीन 2, इनकी रिजल्टेंट फोर्स कहां पर लगेगी भाई? क्या इनकी रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा वो इसके दरमियान में लगेगी या नहीं? ये मुझे बताएं शाबाश। इस डायरेक्शन में इन दो फ्लोरीन्स की रिजल्टेंट फोर्स, हाँ बेटा ये मुझे पहले क्लियर करें। जी बेटा शाबाश, जल्दी से बताएं, क्या रिजल्टेंट फोर्स इन दो फ्लोरीन्स की इसके सेंटर में होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी। तो ये देखिए, ये बेटा ये रिजल्टेंट फोर्स है। इस रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल आउट कौन कर रहा है? ये नीचे जो तीसरा फ्लोरीन है बेटा, थर्ड फ्लोरीन, ये देखें ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं। ये जो फोर्स है ये इसको कैंसिल आउट कर देगी रिजल्टेंट फोर्स को। आपका मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर कहलाएगा। इसी तरीके से आप कहीं और पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखें, मैं अगर फ्लोरीन 1 और फ्लोरीन 3 इसकी रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ करूं, वो इधर बनेगी इनके सेंटर में। तो ये देखें फ्लोरीन 2 जो है वो दोनों वो इस रिजल्टेंट फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर कहला रहा है। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं है भाई। इस केस में जरा देखें BFCl2, पहले ये दो कंडीशंस देख लें, इन्हीं को देख के आपको पता चल जाएगा। जिन बच्चों को रिजल्टेंट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है वो इन दो पॉइंट्स को याद कर लें। अब आप देखें कि इन दो पॉइंट्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। क्यों? सेंट्रल एटम डज नॉट हैज अ लोन पेयर, बिल्कुल ठीक है, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है। लेकिन दूसरी कंडीशन नॉन पोलर के लिए ये है कि जो सराउंडिंग एटम है वो सेम होने चाहिए। यहां सराउंडिंग एटम सेम नहीं है भाई, एक फ्लोरीन है और दो क्लोरीन है, दीज आर नॉट सेम, इसलिए आपका मॉलिक्यूल पोलर होगा। अब जरा इसको फिजिक्स की उस पर भी समझ लें। पर ये देखें, ये जो फ्लोरीन है, या आप इस तरह करें, इन दो क्लोरीन्स को देखें बेटा, ये जो नीचे आपको दो क्लोरीन्स नजर आ रहे हैं, ये जो क्लोरीन है ये वाला और ये जो क्लोरीन है, ये बोरॉन्स के इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दोनों क्लोरीन्स की जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वो बेटा इस डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे सेंटर में, इसके सेंटर में। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि ये जो दो फोर्सेस है ना बेटा, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं येलो कलर से, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है और जो ऊपर फ्लोरीन की फोर्स है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी या नहीं करेंगी? जी बेटा, ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या इक्वल भी है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, या फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ जी बेटा, क्या कहते हैं, क्या ये दो फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगी एक दूसरे को या नहीं करेंगी? शाबाश सोचें। नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे बेटा। क्यों नहीं करेंगे? उसकी रीजन ये है कि नीचे जो ये रिजल्टेंट फोर्स है ना, ये कम होगी, क्योंकि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन ना। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है जो डाउनवर्ड लग रही है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए, अगर तो ऊपर क्लोरीन होता बेटा, अगर तो ऊपर होता क्लोरीन, तो तब तो ये फोर्सेस हो जाती कैंसिल। लेकिन ऊपर फ्लोरीन है, ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नीचे रिजल्टेंट फोर्स के मुकाबले में ज्यादा है, तो इसलिए नेट फोर्सेस यहां पर जीरो नहीं हो रही। इसलिए आप कहेंगे कि यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है, दिस इज दी पोलर मॉलिक्यूल। आपको लास्ट एग्जांपल कराकर फिर IMF पर लेके जाता हूं, वो भी बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा, MCQ में पूछता है बार बार। CCl4, देखें आपको एक सिंपल सी निशानी बता दी है कि अगर आप वो दो पॉइंट्स भी याद कर लेना, उस बेस पर भी आप आंसर दे सकते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में बताना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो आप पहले ये देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है या नहीं है। देखिए सेंट्रल एटम के पास आप दोनों का अगर डॉट एंड क्रॉस बनाएं तो आपको पता चलेगा दोनों के पास लोन पेयर नहीं है। दूसरी कंडीशन देखें, सराउंडिंग एटम शुड बी सेम। तो CCl4 में देखिए सराउंडिंग एटम सेम है, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर कहलाएगा। जबकि CHCl3 के अंदर देखें सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, तो ये आपका पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। या तो इस तरीके से बता दे बेटा, आपसे एक्सप्लेनेशन तो वो नहीं मांगेगा ना,
पर जहां पर एक्सप्लेनेशन मांगेगा आप बताएंगे कि फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, ये रीजन बतानी है आपने, बस उसको समझाना नहीं है। फोर्सेस कैंसिल आउट ईच अदर, ये आप बेटा उसके रीजन बताएंगे। लेकिन कैसे हो रही है, फिर आप वही फिजिक्स यहां पर यूज कर ले थोड़ी सी, कि ये क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो बेटा ये ऊपर की तरफ फोर्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे, ये डाउनवर्ड, और ये बेटा इधर। अब आप अगर इसको मैं क्लोरीन 1 कह देता हूं, इसको क्लोरीन 2, इसको क्लोरीन 3, इसको क्लोरीन 4, क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2, इन दोनों क्लोरीन्स की रिजल्टेंट फोर्स कहां पर होगी बेटा, यहां पर होगी, देखें ये, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स क्लोरीन 1 और 2 की। और ये कैंसिल आउट कौन कर रहा है बेटा, क्लोरीन 4 की जो फोर्स है ना वो इसको कैंसिल आउट कर दी। इसी तरीके से आप कहीं पर भी रिजल्टेंट फोर्स ड्रॉ करें तो आपको पता चल जाएगा वो फोर्स कैंसिल आउट हो रही है। लेकिन आप यहां पर देखें CHCl3 के अंदर स्लाइटली नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव, और कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज पॉजिटिव। अब इसको मैं अगर क्लोरीन 1 कह दूं, दिस इज क्लोरीन 2, दिस इज क्लोरीन 3, आप जरा क्लोरीन 2 और 3 के दरमियान एक रिजल्टेंट फोर्स अगर ड्रॉ करते हैं, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, और बेटा देखें यहां पर तो नहीं होगी, यहां पर तो फोर्सेस, यहां तो रिजल्टेंट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में बनेगी भी नहीं ना, क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए यहां पर फोर्सेस तो कैंसिल आउट ही नहीं होंगी बेटा, ठीक है। इसलिए CHCl3 इज पोलर, क्योंकि यहां ये जो रिजल्टेंट फोर्स बन रही है इसको कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर कोई फोर्स नहीं है भाई। तो बेटा अब आपने किसी भी तरीके से या तो वो पॉइंट याद कर लें कि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सराउंडिंग एटम सेम होने चाहिए, तो आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया है, अब ये भी सुन लें बेटा, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है तो आप आंखें बंद करके कहें कि आपका मॉलिक्यूल पोलर है, फिर तो उसमें आपने सराउंडिंग एटम्स को देखना भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उसकी एग्जाम्पल्स करा देता हूं। अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, ये अमोनिया देखें, नाइट्रोजन हैज 5 इलेक्ट्रॉन ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन आ गए। बेटा देखें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ रहा है सेंट्रल एटम के पास, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल आ रहा है। तो NH3 जो होगा ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि यहां पर फोर्सेस कैंसिल आउट नहीं हो रही ना, आप इसे खुद भी देखें कि फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही हैं। अगर मैं ये फोर्सेस को इस तरह करूं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, तो क्या ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो रही है बेटा, ये तीनों एरोज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं जी। हाँ जी बेटा नहीं बताइएगा। सर। अब ये बात बेटा याद कर लें, बड़ी शॉर्टकट सी बात है कि इफ सेंट्रल एटम हैज अ लोन पेयर देन योर मॉलिक्यूल वुड बी पोलर। तो अब बेटा आ जाते हैं हम IMF के ऊपर, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बड़ा रीजन ये है कि आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म कराना है, और कल की क्लास जो होगी ना उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका मंथली टेस्ट जो है अच्छा हो, उसमें मार्क्स आप लोगों के सही आए। बट IMF क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। पहले तो याद रखें दिस टर्म इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन, लेकिन उसके अलावा सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल में ये होती है। सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन से होते हैं बेटा, जिनका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ एटम्स आर काउंटेबल, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल अमोनिया, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। बेटा जिन जिन केमिकल्स का फॉर्मूला होगा ना स्पेसिफिक, या उसमें आप एटम्स काउंट कर सकते हैं, उनको कहते हैं सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। डायमंड सिंपल नहीं है बेटा, डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं है। डायमंड को आप लिखते हैं कार्बन, कितने
हेलो, हेलो, जी हेलो सर। हेलो। अच्छा भाई मुझे बताइए, ये कब से मतलब क्लास से आप बाहर गए हुए थे? 1-2 मिनट हुए हैं बस। अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कनेक्ट। नहीं IMF आपने स्टार्ट करा दिया सर। अच्छा ठीक है। अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमने जो फर्स्ट अभी स्टार्ट करना है दैट इज द लंदन फोर्स। फोर्स डेवलप कैसे होती है, आपसे ये कभी भी नहीं पूछेगा कि ये बताएं कि लंदन फोर्स डेवलप कैसे सर होती आपकी है। आवाज वो पूछेगा ये बताएं लंदन फोर्स से आप स्ट्रॉन्गर होंगे और वीकर होंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी लेके बताऊंगा कि लंदन फोर्स, फिर मैं बाद में उसके फैक्टर्स और सर आपकी आवाज़ ही लैग हो रही है। आवाज करिए बेटा, स्विच करो फिर। एक वेट, बेटा मैं इसके बाद क्लास के बाद एक वर्कशीट आप लोगों को सेंड करूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ठीक है ना? जी बेटा आप देखिएगा। हेलो, बेटा आप देखिए आवाज आ रही है? जी सर आ रहा है। जी अच्छा, बेटा लंदन फोर्स पर आ जाए। इसकी जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको जल्दी से बताता हूं। लंदन फोर्स, ये जो बेटा फोर्स है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस फोर्स इज सर आप प्रेजेंट। स्क्रीन शेयर ले रहे हैं। मैं भी कर देता हूं। बेटा ये लंदन फोर्स है ना, ये हर तरह के मॉलिक्यूल में होगी, चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर हो या नॉन पोलर हो, उसके अंदर लंदन फोर्स होगी। तो दिस फोर्स इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है कि चाहे आपका मॉलिक्यूल पोलर हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, लंदन फोर्स उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होगी। स्क्रीन देखे नजर आ रही है अभी? जी सर। दूसरी चीज बेटा जो आपने लंदन फोर्स के बारे में समझनी है कि लंदन फोर्स इज डेवलप ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स। लंदन फोर्स जो है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर मॉलिक्यूल में होंगे, इसका मतलब है लंदन फोर्स भी हर मॉलिक्यूल में डेवलप होगी। कैसे होती है इसको जरा जल्दी से सुन ले बेटा, कैसे लंदन फोर्स डेवलप होती है। ये देखें, मैंने आपको ये क्लास में लिखवाया था, अभी लिखवाऊंगा नहीं, बस एक्सप्लेन करूंगा। ये एक आपके पास नियॉन का एटम है, राइट? नियॉन के एटम के पास ना 10 इलेक्ट्रॉन बेटा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बेटा, ये नियॉन का एक एटम है, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस आप देख सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए। लेकिन मैंने फिर आपको यह बताया था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम या फॉर अ नैनो सेकेंड होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर ऑन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस देन अदर। कि थोड़े से टाइम के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, थोड़े से टाइम के लिए बेटा क्या होता है, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम का वो मतलब बताता है कि जो सेकंड का मिलियंस पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के एक साइड पर ज्यादा हो जाएंगे, दूसरे साइड पर कम हो जाएंगे। जिसकी वजह से अब देखें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के एक साइड पर ज्यादा है ना, तो ये जो राइट साइड पर ज्यादा हुए तो इसके ऊपर मैं साइन क्या डालूंगा, स्लाइटली नेगेटिव। और जिस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए उस पर मैं क्या डाल दूंगा, स्लाइटली पॉजिटिव। लेकिन बेटा ये याद रखें, ये जो अभी पोल्स बने हैं ये बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए बने हैं, थोड़े टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे पोल्स। तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ये पोल्स यहां पर बने हैं। यही रीजन है कि हम इसको कहते हैं टेम्पररी डायपोल। ये जो डायपोल बना है ये बहुत आर्जी सा है, ये मुस्तकिल नहीं है। क्यों मुस्तकिल नहीं है? जो ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दोबारा ठीक होगी ये डायपोल्स खत्म हो जाएंगे, तो ये टेम्पररी डायपोल है। फिर क्या होता है बेटा, फिर मैंने आपको ये कहा था
कि एक दूसरा नियॉन का एटम जो कि इसके पास से गुजर रहा होगा, ठीक है, एक दूसरा नियॉन का एटम जो इसके पास से गुजर रहा है, जो इस नियॉन के एटम के पास से गुजर रहा है, ये सेकंड नियॉन एटम है, इसमें इंड्यूस्ड डायपोल होगा। कैसे? ये जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है ना आपके पास फर्स्ट नियॉन एटम के, ये वाले जिनको मैं येलो कलर से शेड कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट एटम है आपके पास, फर्स्ट नियॉन एटम, इसकी जो नेगेटिव साइड है ये क्या करेगी? रिपेल करेगी सेकंड एटम ऑफ नियॉन को। जो सेकंड एटम है नियॉन का, उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्यन होगी, और इस रिपल्यन की वजह से होगा ये, देखिए इस रिपल्यन की वजह से ये इफेक्ट होगा। ये तो हमारे पास पोल्स बने हुए थे ना, स्लाइटली नेगेटिव, ये तो फर्स्ट नियॉन का एटम है जिसको मैंने कहा था ये टेम्पररी डायपोल है बेटा, ये तो पहले से बना हुआ था, लेकिन इस टेम्पररी डायपोल ने क्या किया? दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी पोल को इंड्यूस किया है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव साइड की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन बैक साइड पे चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, देखें ये जो दूसरा एटम है ना, इसको मैं कहूंगा इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। और अब यहां पर एक बहुत ही वीक फोर्स डेवलप होगी फॉर नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए। क्यों? क्योंकि ये फोर्स तो भी खत्म हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये जो फोर्स यहां पर डेवलप हुई है, इस फोर्स को हम कहते हैं लंदन फोर्स, या जो मैंने 4 नाम आपको लिखवाए हैं इसके, टेम्पररी डायपोल। देखिए ये टेम्पररी डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स, या इसी का नाम है डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, और इसी तरह बेटा ये जो इंड्यूस्ड डायपोल है, या दूसरे जो नियॉन के एटम्स हैं उनके अंदर भी पोलैरिटी को इंड्यूस करेगी, और इस तरीके से एक सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लंदन फोर्स डेवलप होती है। तो इसमें बेसिक फैक्टर कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लंदन फोर्स डेवलप होती है। अब हमने पढ़ने हैं इसके फैक्टर्स कि लंदन फोर्स कब स्ट्रॉन्गर होगी और कब वीकर होगी। बेटा यहां पर मैं लिखता हूं इसके फैक्टर्स। देयर आर 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ लंदन फोर्स, a number of electrons and shape of molecule बेटा। तो सबसे पहले आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको इसकी पहले एग्जांपल ये देता हूं बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल, राइट? इसके दरमियान लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। ये एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, इसके दरमियान भी लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। ये एक ब्रोमीन, ये दूसरा ब्रोमीन, इसके दरमियान भी लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट हैं, और आयोडीन के दरमियान भी। आप लोगों ने ओ लेवल्स में इनकी फिजिकल स्टेट पढ़ी है कि फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। और आपने ओ लेवल में ये भी पढ़ा होगा बेटा, जो चीज सॉलिड होती है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। तो जाहिर बात है आयोडीन इज सॉलिड, इसका मतलब होगा कि इसमें स्ट्रॉन्गर आईएमएफ होंगी, और फ्लोरीन इज अ गैस, इसका मतलब है कि इसमें वीकर आईएमएफ होंगी। अब जरा सोचें ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? वीकर आईएमएफ फ्लोरीन में क्यों है? क्योंकि बेटा फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पीरियोडिक टेबल में आप देखें ना, फ्लोरीन हैज 9, एक फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फ्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां जो फोर्स डेवलप हो रही है वो 18 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हो रही है। तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम है। मैं आगे लिख देता हूं, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बेटा आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, देखिए क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लोरीन के पास, तो ये Cl2 है, देयर आर 2 क्लोरीन्स, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 34। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे ना, थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होंगी। ब्रोमीन को देखें बेटा, ब्रोमीन के पास होते हैं 35 इलेक्ट्रॉन, और 2 ब्रोमीन है तो कितने हो जाएंगे? 70। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से
आईएमएफ क्यों स्ट्रॉन्गर, आईएमएफ स्ट्रॉन्गर हो रही है, और आप देख सकते हैं उसका प्रूफ कि ब्रोमीन इज लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विफाई हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के स्ट्रांग होने की वजह से। और आयोडीन के केस में बेटा देखें, आयोडीन हैज 53 इलेक्ट्रॉन्स और 2 आयोडीन है तो कितने हो जाएंगे 53 टाइम्स 53 106 इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इन आयोडीन बिकॉज इट हैज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने आंसर कैसे देना है फिर सुने। अगर वो आपसे पूछता है कि एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 17, कि ग्रुप 17 में आप बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड बताएं, तो आपने क्या लिखना है जी। अगर क्वेश्चन इस तरह आता है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप 7 या ग्रुप 17, तो आप बताएंगे बेटा पहला पॉइंट कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जी। क्यों इंक्रीज हो रहा है, फिर आप बताएंगे लंदन फोर्सेस, स्पेसिफाई कर दें फोर्स का नाम, कि जो लंदन फोर्सेस हैं आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, लंदन फोर्सेस आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। अच्छा, क्यों स्ट्रॉन्गर हो रही है, ड्यू टू दी इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बेटा। इसी तरीके से बेटा वो आपसे बहुत सारी एग्जांपल्स पूछेगा, बहुत सारी। फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछेगा जो ओ लेवल्स में आप लोग पढ़ कर आए हैं, CH4 होमोलोगस सीरीज, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14। आपको पता है कि जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं वो गैसेस होते हैं, फिर बेटा आगे लिक्विड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो कहेगा बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहे हैं डाउन द ग्रुप। तो आपको पता होना चाहिए बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट, और लंदन फोर्सेस कब स्ट्रॉन्गर होती हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। तो CH4 के पास कम इलेक्ट्रॉन है, C2H6 के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, C3H8 के पास और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्गर हो रही है। अब बेटा लास्ट बात मैं आपको बताता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा कि अभी बाकी 2 फोर्सेस भी आज ही करा दूं या वो कल का टाइम रखे, लेकिन लास्ट पहले फैक्टर्स सुन ले। बाज दफा आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स होंगे और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब आइसोमर दे देगा आपको। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल कराई थी C4H10, मतलब इससे आप CH3, CH2, CH2 एंड CH3 ये ब्यूटेन भी बना सकते हैं और इसका आइसोमर भी बना सकते हैं बेटा, ऐसे करके देखें। ये देखें जी, अब आप देखें दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम है क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ब्यूटेन का ये जो लॉन्गर चेन है ना, लॉन्गर वाली, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। बेटा अब क्या होगा, अब सेकंड फैक्टर पर आप आएंगे। जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो तो आपने फिर सेकंड फैक्टर की तरफ आना है। सेकंड फैक्टर मैंने आपको लंदन फोर्स का क्या बताया है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की शेप को देखेंगे बेटा। शेप से क्या मतलब है, देखें मैं यहां पर एक और ब्यूटेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं और चलें तीसरा मॉलिक्यूल भी ड्रॉ करता हूं ताकि आपको एक चीज यहां क्लियर हो जाए। अब देखिए बेटा, इन 3 मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो लंदन फोर्सेस डेवलप होंगी, मैं अभी हाइड्रोजन को इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ कार्बन को फोकस करके आपको बताता हूं। ये बेटा लंदन फोर्सेस डेवलप हो रही है, राइट। ये जबकि अगर मैं यहां पर इस मॉलिक्यूल को जो B है, जिसको आप 2 मिथाइल प्रोपेन कहते हैं, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है, अगर इस मॉलिक्यूल को मैं 3 दफा ड्रॉ करूं तो आप मुझे खुद बताइएगा ऑन द बेस ऑफ पैकिंग कि किस में पैकिंग क्लोज है, किस में पैकिंग टाइट पैकिंग है, और कहां पर बेटा स्पेसिस ज्यादा है, कहां पर स्पेसिस कम है, और कहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा डेवलप हो रही है। तो ये देखिए बेटा, ये 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये देखिए बेटा इधर ऐसे, ये आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो रही है। तो आपको मैं यहां पर एक चीज बताता हूं कि जितने भी लॉन्ग एंड थिन मॉलिक्यूल्स हैव क्लोज पैकिंग। बेटा इनकी पैकिंग क्या होती है, क्लोज होती है। क्यों क्लोज होती है, ड्यू टू दी स्ट्रॉन्ग लंदन फोर्सेस, ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर लंदन फोर्सेस।
बेटा जितने आप देखिए ब्यूटेन का कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है या नहीं है बेटा, कॉन्टेक्ट एरिया इसका ज्यादा है। दो ब्यूटेन मॉलिक्यूल्स को देखें ना, ये लंबे मॉलिक्यूल हैं, जितने लंबे मॉलिक्यूल होंगे उनका सरफेस एरिया या कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा। जबकि यहां पर देखें बेटा, ये आपका मॉलिक्यूल है फैटर एंड थिकर, जितना मॉलिक्यूल थिकर होगा और फैटर होगा, शॉर्टर होगा, शॉर्टर एंड थिकर मॉलिक्यूल, शॉर्टर एंड थिकर मॉलिक्यूल, बेटा इसका शॉर्टर एंड थिकर मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें क्लोज पैकिंग होगी या लूज पैकिंग होगी। आप जरा देखें ना, इनमें गैप कितना आ रहा है भाई, ये सारा गैप है, देखें ये गैप है सारा। तो इसमें पैकिंग क्या है बेटा, लूज है या टाइट पैकिंग है, बताएं शाबाश। लूज है या टाइट पैकिंग है बेटा, जल्दी से बताएं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, हेलो बेटा, मुझे आप आंसर देंगे तो मुझे पता चलेगा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। नहीं बेटा मुझे आवाज नहीं आई, फिर मुझे बताएं कि क्लोज पैकिंग कहां पर होती है और लूज पैकिंग किधर होगी, शाबाश। सर लॉन्ग और थिन में क्लोज पैकिंग होगी और जो शॉर्ट और थिक होंगे उसमें लूज पैकिंग होगी। अब जहां पर लूज पैकिंग है तो उसकी रीजन यही होगी ना कि वहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रॉन्गर नहीं है। तो शॉर्टर एंड थिकर मॉलिक्यूल हैव लूज पैकिंग ड्यू टू दी वीक आईएमएफ, और लॉन्ग एंड थिनर मॉलिक्यूल हैव क्लोज पैकिंग ड्यू टू दी स्ट्रॉन्गर आईएमएफ। तो बेटा अब यहां पर दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि लंदन फोर्सेस को जब भी डिसाइड करना है, पहले आप इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर डिसाइड करेंगे। समटाइम्स वो आपको ऐसे केसेस देगा जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाएं तो फिर आपने डिसाइड करना होगा उनकी शेप की बेस पर। तो जिस मॉलिक्यूल का लॉन्गर और कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होगा उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। और ये मार्किंग स्कीम का आंसर है बेटा, इसको आपने इसी तरह याद कर लेना है कि लॉन्ग एंड थिन मॉलिक्यूल हैव क्लोज पैकिंग क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं। बेटा परमानेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करा दूं, अभी हो जाएगा तो फिर आप आराम से पास पेपर कर सकेंगे आज घर में। ठीक है बेटा, अभी भी हम थोड़ा सा टाइम और लेते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट में हो जाएगा, ठीक है 15 मिनट्स में बस। तो अब आप आ जाते हैं बेटा परमानेंट डायपोल फोर्स पर, क्योंकि आपने बेटा फिर पास पेपर प्रैक्टिस करनी है ना, जब तक आपके पास पूरा नॉलेज नहीं होगा पास पेपर आपसे नहीं हो पाएंगे। परमानेंट डायपोल फोर्स is present in only polar molecules। बेटा क्या डिफरेंस हुआ, पहली फोर्स के बारे में मैंने क्या बताया था, लंदन फोर्स के बारे में, कि लंदन फोर्स किन मॉलिक्यूल्स में होगी, पोलर में भी होगी, नॉन पोलर में भी होगी। लेकिन ये जो सेकंड टाइप हम अभी करने जा रहे हैं आईएमएफ की, सेकंड टाइप जो है परमानेंट डायपोल फोर्स, ये सिर्फ और सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल में होगी, नॉन पोलर में ये नहीं होगी। अब ये कैसे डेवलप होती है, पहले इसकी एग्जांपल देख लें बेटा। ये देखें HCl का एक मॉलिक्यूल है आपके पास, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ये बेटा आपके पास HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो बेटा यहां देखें इसके दरमियान ये जो फोर्स डेवलप हो रही है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है ना बेटा आपके पास, और ये इसको हम परमानेंट क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां जो पोल्स डेवलप हो चुके हैं ना, ये क्लोरीन पर अगर नेगेटिव है तो क्लोरीन पर ही नेगेटिव रहेगा, ये स्विच नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो परमानेंट डायपोल फोर्स दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस फोर्स को आप कहते हैं परमानेंट डायपोल फोर्स। और एग्जांपल देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहां पर भी देखें बेटा दिस मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। और दूसरा मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिएगा, यहां पर देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पर भी, और आपको मैंने बता दिया था ये बात शुरू में ही कि हाइड्रोकार्बन्स को हम नॉन पोलर कंसीडर करते हैं, इसलिए बेटा इसको आपने चार्जेस डालने की यहां जरूरत नहीं है। तो ये देखिए ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स जो आगे हैं इनके दरमियान ये जो फोर्स डेवलप होगी दैट इज द परमानेंट डायपोल फोर्स। ये बेटा परमानेंट डायपोल
फोर्स है। अब मैं आपको जरा क्वेश्चंस कराता हूं पास पेपर के, कि किस तरह के क्वेश्चन बेटा इसमें आएंगे पास पेपर में। आपको वो क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, और ये मंथली टेस्ट में भी आएंगे इसी टाइप के। दो मॉलिक्यूल्स में आपको दूंगा जी। पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, चलिए। N2 एंड CO, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से बेटा समझना है, इस एग्जांपल को। ये समझ लेंगे फिर आगे आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सा मॉलिक्यूल, इनकी पोलैरिटी चेक करें भाई। पोलैरिटी आपने बतानी है, पोलर है या नॉन पोलर है। क्या बताया था आपको, जब भी दो सेम एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा वो पोलर होगा नॉन पोलर होगा बेटा? नॉन पोलर। और यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में देखिए आप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ऑक्सीजन इज स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये ऑक्सीजन जो है ना, कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। पोल्स डेवलप हो गए, तो दिस मॉलिक्यूल वुड बी पोलर। अब बेटा आप ये सोचें, अच्छा उससे पहले ना एक और कॉलम भी मैं बना देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जरा दोनों में काउंट कर लें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पीरियोडिक टेबल में आप देखिए, आपको पता चलेगा नाइट्रोजन है 7 and 14 इज द एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन N2 है तो 7 into 2 कर देंगे ना, क्योंकि दो नाइट्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड में आपने इलेक्ट्रॉन्स बेटा बताने हैं। तो कार्बन के पास 6 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8, तो 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन्स। मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जामिनर आपसे क्यों पूछवाता है, क्यों आपसे कहता है कि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें? इसलिए बेटा पूछवाता है क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं सेम। तो इससे क्या पता चलेगा, अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, उनकी शेप भी सेम है, तो क्या लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ सेम होगी? क्या लंदन फोर्सेस एक स्ट्रेंथ की होंगी या नहीं होंगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है और शेप भी सेम है? जी बेटा, दोनों में जो लंदन फोर्सेस है, क्या वो सेम स्ट्रेंथ की होंगी या नहीं? बताएं, शाबाश। जी बेटा, कोई बच्चा बताए कि N2 और CO में बिटवीन द 2 N2 मॉलिक्यूल्स, दो N2 के मॉलिक्यूल्स के दरमियान और दो CO के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो लंदन फोर्सेस होंगी, क्या वो सेम स्ट्रेंथ की होंगी या डिफरेंट स्ट्रेंथ की होंगी? सेम होंगी। लंदन फोर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं। आंसर दें बेटा, शाबाश, जल्दी से। सेम होंगी, सेम होगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेप सेम है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम। तो चलें, अब मैं आगे चलता हूं। IMF, आपने बताना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी बिटवीन द टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि बिटवीन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ओनली लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। क्या नाम होगा पोलर मॉलिक्यूल में? कौन फोर्स एक्स्ट्रा लंदन फोर्स के अलावा फोर्सेस होंगी इसमें या नहीं होंगी बिटवीन द टू कार्बन मोनोऑक्साइड? हम जी ईमान आए, जी सर। शिरीन, रोहमा, बेटा इसमें लंदन फोर्सेस होंगी बिटवीन द टू कार्बन मोनोऑक्साइड? और परमानेंट डायपोल फोर्सेस भी होंगी या नहीं होंगी? जल्दी बताएं भाई। होंगी। देखें, कोई भी मॉलिक्यूल हो ना, उसमें लंदन फोर्स तो होंगी होंगी। तो पोलर मॉलिक्यूल में भी लंदन फोर्सेस तो होती ही हैं, लेकिन यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में लंदन फोर्सेस के अलावा एक एडिशनल फोर्स भी है। उसका क्या नाम होगा? परमानेंट डायपोल फोर्स। तो बेटा आप इस बेस पर मुझे बताइएगा कि बॉइलिंग पॉइंट अब किसका ज्यादा होगा? N2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या CO का? आपने अगर N2 को बॉयल करना है तो आपको सिर्फ लंदन फोर्स ब्रेक करनी है। अगर आपको CO को बॉयल करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को,
तो लंदन फोर्स के साथ साथ और किसको ब्रेक करना होगा आपने? जी बेटा, लंदन फोर्स के साथ और किसको ब्रेक करना होगा? जी बॉयज आप लोग तो बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे भाई, बॉयज आप लोग भी आंसर देना। अरसल, अहमद आसिम, सर परमानेंट फोर्स को भी। यस तो बेटा आपको परमानेंट डायपोल फोर्स भी ब्रेक करनी है, इसलिए जो N2 का बॉइलिंग पॉइंट लो है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। आपको मैं एक दो एग्जांपल और बेटा भी कराता हूं इसकी। देखें, F2 फ्लोरीन है एंड HCl। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा। ईच फ्लोरीन हैज 9 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज 17, हाइड्रोजन हैज 1। तो शाबाश बताएं फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे F2 में? बड़ा आंसर दें अरसल। सर 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स। HCl में भी 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब देखते हैं पोलैरिटी, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? F2 के बारे में क्या कहते हो? नॉन पोलर ना? जी सर। और HCl क्या है भाई? पोलर है, क्योंकि इसमें क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। नॉन पोलर में कौन सी IMF होती है जी? सिर्फ और सिर्फ नॉन लंदन। पोलर में IMF कौन सी होंगी? सिर्फ लंदन फोर्सेस, ओनली लंदन फोर्सेस। और पोलर के अंदर आपको मैंने बताया है, ये मैं दूसरा HCl अगर यहां बनाऊं तो ये देखें बेटा, ये एक एडिशनल फोर्स भी डेवलप हो रही है बिटवीन द टू HCl मॉलिक्यूल। तो लंदन फोर्स तो होगी HCl में क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन लंदन फोर्स के अलावा एक और एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स भी है जिसका नाम है परमानेंट डायपोल फोर्स। बेटा अब लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ तो सेम है, कौन बच्चा इसका आंसर देगा भाई? क्यों दोनों मॉलिक्यूल्स में लंदन फोर्स की स्ट्रेंथ सेम है? कैसे पता चला हमें? जल्दी से बताएं भाई, कैसे पता चला कि दोनों मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन सेम है भाई? तो बॉइलिंग पॉइंट अब किसका ज्यादा होगा? HCl का, क्योंकि लंदन फोर्स तो दोनों में एक जैसी है, लेकिन HCl के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान परमानेंट डायपोल फोर्स भी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, जबकि फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है बेटा? बेटा आप लोग इस तरह करें कि बस आज हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आज इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आज करा दिया तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम आज ले रहे हैं ना क्लास, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी बीच में वो करना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की रिकॉर्डिंग मैं शाम को सेंड कर दूंगा, ठीक है? तो जिन बच्चों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं सुना हुआ वो उसको लाजमी सुने। और आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा वो भी आपने रिवाइज करना है। मैं भी आप लोगों को एक वर्कशीट सेंड करता हूं जिसमें वेस्पर थ्योरी, डेटिव बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? वो आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करनी है, और रिकॉर्डिंग मैं इसकी अभी थोड़ी देर तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर, खुदा हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।